नमस्कार। क्या महाभारत सच है या झूठ? क्या महाभारत असली है या काल्पनिक? काफ़ी सारे लोगों के मन में ये सवाल है। यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि महाभारत को घरों में नहीं रखना चाहिए क्योंकि झगड़ा होता है। तो बहुत सारे लोगों के मन में तरह तरह के सवाल भी हैं और उनकी कुछ अपनी विचारधारा भी है। कई लोग महाभारत और रामायण को मानते हैं कि ये असली है, कई लोग कहते हैं कि ये असली नहीं है, यह काल्पनिक है जो लेखकों के द्वारा रचा गया है। महाभारत के अगर हम बारे में बात करें तो महाभारत के कई किस्से कहानियां हैं जो प्राचीन काल से जैसे जैसे समय बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इनके किस्से कहानियां भी फैलते जा रहे हैं और समय का जैसे जैसे बदलाव हो रहा है वैसे वैसे इन कहानियों में नया रूप, नया मोड़ मिलता है। अब जब टीवी और सीरियल का ज़माना आ गया है उसमें इस महाभारत को इतना क्रिएटिविटी करके दिखाया गया है कि जिसका कोई आधार ही नहीं है। तो सभी पहलुओं के ऊपर में आज के वीडियो में बात करेंगे, जानेंगे कि क्या वाकई में महाभारत है या नहीं। सबकी जिज्ञासा है, हमारी भी जिज्ञासा है और हम अपनी विचारधारा आप पे नहीं थोप रहे हैं। कई लोग ये मानते हैं कि प्राचीन काल में बहुत सारे हमारे देशवासियों में ऐसी विचारधारा है कि प्राचीन काल में कुछ खास लोगों के द्वारा, जैसे 4 वर्ण व्यवस्था का टाइम चलता था और 4 में जो सबसे उच्च वर्ण के लोग होते थे जिसमें ब्राह्मण आते थे, उसमें से कुछ खास ब्राह्मणों के द्वारा, पूरी ब्राह्मणों की हम बात नहीं कर रहे, अब उन्होंने ये फैसला किए कि हमारे जो नियम कानून है वो बरसों बरसों तक चले और मुट्ठी भर कुछ अमीर लोग जो है वो लगभग अगर परसेंट में बात कर ले तो 10 से 15% के आसपास, बाकी 85-90% के आसपास के आबादी के ऊपर में हमेशा राज करते रहे और ये राज होता रहा। और इसी का परिणाम रहा है अंग्रेज लोग, मुगल लोग, सब लोग भारत पे राज किए, हम लोग गुलाम हो गए और अभी भी मानसिक रूप से गुलाम ही है, धर्म की गोता में एकदम लगाए हुए कस के गोता। और ये वीडियो देखते समय ये बात का आपको बेहद ध्यान रखना है। कार्ल मार्क्स की एक लाइनें आपको शायद याद होगी कि धर्म का जो नशा होता है वो अफीम के समान होता है। तो महाभारत वाकई में असली है या काल्पनिक है, इस बात की जानने की जिज्ञासा हमें भी बढ़ गई कि जब मैं 12th क्लास का NCERT बुक को चैप्टर 3 को बाखूबी ढंग से पढ़ा और बच्चों को उसको पढ़ाएं, जितने भी उसमें एविडेंस सोर्स यूज किए गए थे, क्योंकि आपको मालूम है कि NCERT UPSC के भी बच्चे पढ़ते हैं और NCERT में जो सोर्स उपलब्ध होते हैं वो जो सोच होता है उसको एकदम बैलेंस कर देते हैं, निष्पक्ष भाव देता है और विदाउट एविडेंस का NCERT नहीं लिखा जाता है। तो हमें लगा कि भारत के बड़े बड़े विद्वानों का समूह क्या गलत लिखे हैं, क्या जिसको UPSC के भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो क्या गलत है, क्योंकि हम और आप सुनी सुनाई बातों पे ज्यादा बिलीव करते हैं। सच तो यही है कि आप जो है वो साहित्यिक विवरण के ऊपर में कम और आप अपने पूर्वजों के द्वारा सुनी सुनाई बातों को ज्यादा। बहुत सारे लोग को लग रहा होगा कि सर हमारे पिताजी है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि महाभारत सही है, जय श्री राम का नारा लगते रहता है, क्या रामायण गलत हो गया, क्या राम जी गलत है। इतने लोग जो होते हैं, यहाँ तक कि खुद देश के प्रधानमंत्री भी उतर जाते हैं मैदान में और जय श्री राम का नारा लगाते हैं। तो क्या राम जी नहीं है? क्या सब लोग को बुद्धू है, आप ही बड़ा तेज है? हम पूछना चाहते हैं, वो तो छोड़ दीजिए, वो तो राजनीतिक है, जिनसे लगेगा कि लोगों के मनोभाव पर प्रहार हो सकता है तो वो तो करेंगे। लेकिन अब बात करते हैं कि आप अपने पूर्वजों पे बिलीव करते हैं, लेकिन पूर्वजों पे किस बात को लेकर के बिलीव करते हैं? क्योंकि पूर्वज बताते हैं कि भाई महाभारत की घटना है, ऐसे ऐसे हुआ था, अर्जुन को कृष्ण जी जो है उपदेश देते थे, बहुत तरह की बातें आप बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि जो आपको किस्से कहानियां महाभारत की सुनाते आते हैं उनको ठीक से भारतीय समय काल कैसे कैसे बीता है उनके बारे में उनको बेहतर जानकारी नहीं है। अगर उलझा दोगे, अगर आप हिस्ट्री के बच्चे होंगे तब हमारी भाव को पूरी बढ़िया तरीके से आप समझ पाएंगे।
अगर उनको उलझा दोगे कि पहले कुषाण वाले शासन किए हैं कि पहले मौर्य वाले, तो वो इतना नहीं जानेंगे कि पहले मौर्य आए हैं कि कौन कुषाण आया है, सतवाहन कौन है, ठीक से इतिहास मालूम नहीं है। और वो आपको ऐसे किस्से कहानियां सुनाते हैं जैसे लगता है कि महाभारत के वो साक्षात्कार गवाह हैं। तो खैर जो भी हो, हमारे मन में भी एक सवाल आता है कि भाई ये वाकई में महाभारत सही है, ये गलत है। ये तीर और भाले सब लोहे के बने मिले होंगे तो ये तो ठीक है, क्योंकि इतिहास में भी ये पढ़ना होता है कि महाभारत का लगभग जो फेज है वो उत्तर वैदिक काल से लिया गया है। और सबसे पहले जो नहीं जानते हैं वो जान लेंगे, बाकी तो इतिहास के बच्चे ये जान रहे हैं कि अगर आरंभिक हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात कर ले तो ये आपका ग्रामीण सभ्यता टाइप का है जी। ये 3200 ईसा पूर्व से लेकर के 2600 ईसा पूर्व, यानी घटते समय में ईसा पूर्व पहले की बातें कर रहे हैं। इसके बाद आरंभिक के बाद में ये हड़प्पा विकसित हो गया, और विकसित हड़प्पा के समय काल का दे तो ये 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व है। ये लगभग भारत के विद्वानों की राय है, ये सर्वमत है, यानी सबसे ज्यादा विद्वानों को यही टाइम पीरियड को लेकर के अपनी राय प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके अलावा अलग अलग कुछ और भी विद्वान पुरातात्विक लोग हैं जो थोड़ी बहुत जो डेटिंग है वो आगे और पीछे मानते हैं, लेकिन दिक्कत नहीं है। ये आपका आरंभिक हड़प्पा है और ये आपका विकसित हड़प्पा है। और इस समय में बात कर ले तो अभी भी लोहा नहीं आया है, अभी भी जो है ये ध्यान रखेंगे कांसा वगैरह तांबा उमा का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन लोहा नहीं आया है। ये साफ तौर पर चाहे बीपीएससी की तैयारी करने वाले हैं, चाहे यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं, चाहे 12th की तैयारी करने वाले, चाहे जनरल वाले बच्चे होते हैं, ये साहित्यिक विवरण है इनका कि भाई हड़प्पा वासी को लोहे का ज्ञान नहीं है। पूरी जगह खुदाई हुई, कहीं पर लोहे का साक्ष्य नहीं मिलता है। तो ये तो बात फिक्स होता है कि इस समय काल में अभी लोहा नहीं आया। गूगल पे हमने टाइप किया महाभारत असली है या काल्पनिक, क्योंकि सब लोग गूगल पे टाइप करते हैं, लगभग बात उनको जो समझ में आता है आज के डेट में गूगल पे टाइप करते हैं। हम भी गूगल पे टाइप किया और हमसे पहले लाखों ऐसे जो लोग हैं वो गूगल पे यही टाइप किए हैं कि महाभारत असली है या काल्पनिक है। तो हम भी ये टाइप किया और हमारे सामने गूगल के तरफ से जो है ये कुछ बात यहाँ पे आ गया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखी हुई क्या बात है कि आधुनिक समय के खगोलविदों के अलावा यहाँ तक कि आर्यभट्ट ने भी ये स्वीकार किए हैं कि महाभारत एक वास्तविक घटना है और इसकी गणना महाभारत लगभग 3100 ईसा पूर्व था। इसके अलावे महाभारत में वर्णित सभी स्थान वास्तविक स्थान है। रहा है गूगल की ओर से आपको बताया जा रहा है कि महाभारत जो है ये सही में घटित घटना है। और ये बात आपको गूगल कह रहा है कि आर्यभट्ट जो थे ना, आर्यभट्ट के बारे में बात कर ले तो आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले थे, नवरत्न में से एक वो भी थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जब गुप्त वंश आप पढ़ते हैं तो वहां आप देखते हैं, तो ये भी वो एक्सेप्ट किए हैं। क्या एक्सेप्ट किए हैं कि महाभारत की घटना थी। और महाभारत की जो घटना है, और आज भी अगर प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो हस्तिनापुर जो कि उत्तर प्रदेश में है वो है। इतनी बातें तो आपको गूगल बता देती है और आपको भी लग जाता है कि नहीं हमारे पूर्वज जो है वो एकदम सही है। लेकिन अब हम जाते हैं कि क्या सही में हस्तिनापुर जो है वही खुदाई के दौरान मिला है जो महाभारत में हस्तिनापुर का वर्णन है। तो हम यहाँ एनसीईआरटी का एक सहारा लेना चाहते हैं सोर्स का, जो कि आप बोर्ड पे भी देख पाएंगे कुछ टाइम पे। पहले हम आपको समझा दें। बीबी लाल एक पुरातात्विक है और उन्होंने हमारा देश जब आजाद हो गया था तो 1951-52 की बातें हैं कि इन दौरान उनको एक जगह हस्तिनापुर मिला और हस्तिनापुर के बारे में उनको लगा कि भाई महाभारत में जो हस्तिनापुर है, गौरव और पांडवों की जो कुरुवंशों की राजधानी हस्तिनापुर, क्या ये हस्तिनापुर वही है क्या उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के अंदर में। और वहां पे जानने का प्रयास किया। इनको एक बात तो ये भी हो सकता है कि शायद ये जो हस्तिनापुर है वो महाभारत में जो वर्णित यानी जिसकी चर्चा है वो, और ये एक हस्तिनापुर नामक एक गांव, ये सौभाग्य भी हो सकता है भाई, ये संयोग हो सकता है कि दोनों एक ही है, लेकिन एक ना भी हो सकता है। नाम का मैच करना कोई बड़ी बात है। लेकिन तभी उनको पता चला कि गंगा के ऊपरी वाले भागों पे दुआव एरिया पे कुरुक्षेत्र भी बगल में है। तो ये कंफर्म हो गए कि बगल में कुरुक्षेत्र का होना और वहीं पे हस्तिनापुर का होना, तो भाई लग गया कि ये हस्तिनापुर में जो बातें हैं शायद महाभारत यहीं पे घटा होगा। महाभारत की राजधानी हस्तिनापुर है, उसको लेकर के फिर वहां पे खुदाई जारी हुआ।
और जब खुदाई जारी हुआ तो यहाँ पे पता क्या चला कि ये खुदाई का जो समय काल है वो उत्तर वैदिक काल ही था। और उत्तर वैदिक काल का जो टाइमिंग है वो आपको मालूम होना चाहिए। और ऋग वैदिक का टाइम है 1500 से 1000 में लोहा आ जाएगा। उसके बाद थोड़ी समाज में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक चीजों में परिवर्तन आएंगे और फिर आ जाएगा उत्तर वैदिक काल। ये इतिहासकार बांट दिए हैं। और ये समय काल को देखें तो लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व। और अभी कोई नगरीकरण नहीं है, अभी ग्रामीण सभ्यता चल रही है। ये दोनों का टाइम यानी 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के आसपास के समय देखें तो भारतीय इतिहास में ग्रामीण सभ्यता है। पूरा का पूरा लोगों के मकान से लेकर के सारा कुछ जो है वो ग्रामीण शैली पर आधारित है। इसके अलावा दूसरी नगरीकरण, दूसरी बार भारत में अगर शहरीकरण का विकास होता है तब वो है महाजनपद। इसकी शुरुआती 600 ईसा पूर्व के बाद होती है। 600 ईसा पूर्व के बाद, चूंकि ईसा पूर्व सब घटते क्रम में आएगा, तो 600 ईसा पूर्व के बाद जो है वो महाजनपदों का काल आ जाता है। अब यहाँ पे बात करेंगे खुदाई से जो बात पता चलता है पहली बार कि ये आपका उत्तर वैदिक काल से संबंधित साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें पता चलता है कि इन लोगों के जो मकान थे वो कच्ची सरकंडे के डंटे थे, उसके ऊपर में मिट्टी का प्लास्टर जो है वो चढ़ाया गया था। यानी लोगों के सरकंडे के डंटे के बने मकान थे, उसके ऊपर में प्लास्टर था, किसका? तो मिट्टी का। ये उनको साक्ष्य के रूप में मिलता है। लेकिन जब वो महाभारत की जो बात अगर देखते हैं तो महाभारत में जिसका उल्लेख किया गया है कि वहां पे ऊंचे ऊंचे दीवारें, जैसे हम थोड़ा सा एनसीईआरटी बुक यहाँ पे ले करके और थोड़ा हम आपको यहाँ पे दे भी देंगे कि महाभारत में हस्तिनापुर के बारे में क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ कहा जा रहा है महाभारत के आदि पर्व, चूंकि बात करते हैं कि महाभारत जो है वो 18 पर्वों में विभाजित है, जिसमें से पहले जो पर्व है वो आपका है आदि पर्व। पर्व का मतलब आप यहाँ त्योहार ना समझेंगे, थोड़ी सी जानकारी आप ले करके आएंगे। अब ये ध्यान रखेंगे, ये 18 पर्व में पहले पर्व है जिसका नाम आदि पर्व है। और आदि पर्व का ही बात कही जा रही है कि आदि पर्व में चित्रण क्या है कि नगर जो समुद्र की भांति भरा हुआ था, जो सैकड़ों प्रसादों, प्रसाद का मतलब होता है महल, सैकड़ों महलों से संकुलित था, मान था। तो बहुत तरह की बातें कही जा रही है कि हस्तिनापुर में जिसका वर्णन है भाई, वहां पे बड़े बड़े सैकड़ों राजमहल है और सैकड़ों महलों में उनके जो बड़े बड़े खंबे वगैरह है वो इंद्र के नगरी के समान है और मानो कि एकदम बादलों से बात कही जा रही। लेकिन जब बीबी लाल खुदाई किए तो उनको पता क्या चला कि लोगों के मकान है सिरकंडे के और मिट्टी के छत है, उसके ऊपर प्लास्टर किया गया है। तो इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। फिर दूसरे स्तर की जो खुदाई अगर देखें तो फिर खुदाई से पता चला कि जो समय काल की जानकारी होता है वो याद रखेंगे 6ठी से लेकर करके 3री शताब्दी ईसा पूर्व की रही है। अगर इस समय काल की बात कर ले तो ये महाजनपद का आ गया। और इस समय महाजनपद की जो राजधानियां थी वो नगर में चेंज हो रहे थे। तो यहाँ पे अब ईंटें वगैरह, पक्की ईंटें आना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे पक्की ईंटों के जो है वो दीवार मिले हैं। लेकिन लोगों के यहाँ स्थितियां ऐसी हैं कि ठीक से नाली का विस्तार नहीं है। लोग अपने गंदे जल को निकालने के लिए वलाय कुएं, जो रिंग टाइप के जो कुएं होते हैं, उस कुएं में अपना जल, गंदे जल जो होते हैं वो गिराते हैं। जैसे हम लोग आज कैसे मकान बनाते हैं एकांत में, तो गंदे पानी को किसी खेत खलिहान में गिरा देते हैं, ठीक उसी तरह से इसके अलावा जो थे कि ये कुएं में, कई कुएं से पानी शुद्ध पीने के लिए भी निकालते थे, तो कई कुएं में अपना कचरा, मल मूत्र उसी में त्याग करते थे। तो ये समय काल है। लेकिन अब यहां कही जा रही है महाभारत में बड़ी बड़ी बातें। चूंकि आप जानते हैं कि महाभारत और रामायण इस सब के बारे में जब पढ़ते हैं तो हम लोग को लगता है कि क्या भारत रही होगी कि जिस समय समुद्र भी जो है वो बातें करते थे, कौवा भी बात करते थे, मल से आदमी बन जाता था, 10 मुंह वाला आदमी भी रहता था। बाकी आप समझ रहे हैं कि जिस समय के बारे में हम कह रहे हैं और जिस समय काल के बारे में बीबी लाल आपको जानकारी दे रहे हैं, खुदाई से प्राप्त जो वस्तुएं हैं, कि उस समय लोगों का सिरकंडे के डंटे होते थे, कोई बड़े किले नहीं होते थे। और दूसरी बार जो एविडेंस मिलता है वो आपका मिलता है महाजनपद के। और इस समय चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, सबका धरती आ गया है। तो इससे पहले ही उत्तर वैदिक काल में ही जो है वो महाभारत घटी है। और इस समय के समाज कैसा है, तो कबीले का समाज चल रहा है। कबीले लोग होते थे,
अब इतिहासकार अंतिम में यह निष्कर्ष पे आते हैं कि ऐसा हो सकता है कि ये कबीले लोग ही जो थे वो कुछ क्षेत्रों को लेकर के आपस में लड़े होंगे, और ये पहले मौखिक रूप से ये घटना थी। जो रथ पथ लेकर के लड़े होंगे वो भाट सारथी होंगे, ये मौखिक रूप से चलते थे, और आगे चल के ब्राह्मणों ने इस कहानी पे, इस घटना के ऊपर में अपना अधिकार स्थापित कर लिया और इसको अपने लेखन के बदौलत इसमें ऐसी उड़ान दी कि इसको बढ़ा चढ़ा करके इतना बढ़िया बेहतर तरीके से लिखा गया कि भाई उस समय में जो भी ब्राह्मणों के द्वारा जो नियम बनाए गए थे उनको धर्म से जोड़ दिया गया, ताकि हमारी जो बनी बनाई दुनिया है वो चलती रहे। और इन तमाम चीजों के बारे में आप जानिएगा जब आपको रामायण में एक सच्ची रामायण किताब जो है वो ललई यादव के बारे में जब आपको बताएंगे तो आपको मालूम हो ही जाएगा कि वो किस तरह से अपनी बातों को रख रहे हैं। और जब उनका मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो ललई यादव के वकील जो है वो क्या कहते हैं, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट भी जो है ये रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों को एक्सेप्ट नहीं करते। तो हम क्या होते हैं, हम तो एक छोटे से आदमी है, छोटे से नागरिक है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट, जहां पे भारत के बड़े बड़े जो विद्वान है वो अपने पूरे विचार ये फाइनली प्रकट नहीं कर पाते हैं कि महाभारत और ये जो रामायण है ये है। क्योंकि हमारे यहाँ हड़प्पा से पहले, आरंभिक हड़प्पा से लेकर के उससे भी पहले का साक्ष्य जो है वो मिल पाता है लोगों के बारे में, कुछ चीजों के बारे से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन महाभारत और रामायण का इतिहास में कोई साक्ष्य नहीं है। इनकी अपनी पुस्तकें हैं जो वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। रामायण महाभारत वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई है, और जब आप वेद व्यास के ऊपर में विचार करेंगे तो महाभारतों में नजर आएंगे। और बाद में जो 500 ईसा पूर्व के बाद जब ये पुस्तक लिखना शुरू होगा तो 500-400 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्ष तक चलते रहेगा। तो 1000 वर्ष तक वेद व्यास जी जिंदा थे। तरह तरह के बात जब आप देखिएगा तो यही पता चलेगा कि ये प्रॉपर वे में एक काल्पनिक ही घटना है। बहुत सारे चीज है। इसके अलावा और भी अगर सवाल जवाब हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। वीडियो बड़ा लंबा है, अगले दिन जब आप रामायण के बारे में हम आपको बताएंगे तो पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगी कि ये सही में काल्पनिक है और कुछ नहीं। बाकी ऐसे तो हम भी मानते नहीं है धर्म को, लेकिन टीका हम भी लगेले रहते हैं। वो इसीलिए कि भारत में अंधभक्त लोग ज्यादा हैं, थोड़ा टीका देख के हमको सब समझेंगे। इसलिए कई लोग ये नहीं समझते हैं, उनको लगता है बस किताब के बारे में पढ़ा रहे हैं। नहीं, वास्तव में सही में ये झोल मोल दुनिया है और ऐसे जगह पे रह रहे हैं तो हम कितने लोग को रास्ता चलते ज्ञान देंगे। तो चलो एगो टीके मार लेते हैं, सब लोग हमारा तनि सब समझेंगे। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो लेक्चर्स में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।